हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम मैक्स वेबर के इम्पोर्टेंट थ्योरीज और उनकी जो मेथडोलॉजी थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें से जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो ये सोशल एक्शन, वर्स्टेहन, आइडियल टाइप, कोजल प्लूरलिज्म, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, रिलीजन एंड रिलीजन का कैपिटलिज्म के राइज होने में जो रोल है उस पर जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट। वेबर ने बोला था कि जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनको सोशल एक्शन को स्टडी करना चाहिए। तो उन्होंने सोशियोलॉजी को किस तरह से डिफाइन किया वो देख लेते हैं हम। वेबर ने बोला कि सोशियोलॉजी इज ए साइंस विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन in order to arrive at causal explanation of its cause and effects। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डेफिनेशन में कि सोशियोलॉजी सबसे पहले वेबर के हिसाब से एक साइंस है और सोशियोलॉजी क्या करती है कि वो इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग जो है सोशल एक्शंस की उसको समझती है और फिर उनका कोज क्या था किसी एक्शन का और उसका इफ़ेक्ट क्या होगा उसको समझते हैं। तो ये है सोशियोलॉजी, वेबर के हिसाब से ये है सोशियोलॉजी। तो वेबर ने बोला कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो है सोशल एक्शन, यानी सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो सोशल एक्शन को स्टडी करेंगे। तो फिर सवाल आता है कि सब्जेक्ट मैटर तो सोशल एक्शन है, पर सोशल एक्शन है क्या, यानी एक्शन और सोशल एक्शन में क्या डिफरेंस है। तो वेबर ने बोला था कि एनी एक्शन इज सोशल बाय वर्च्यू ऑफ द मीनिंग अटैच्ड टू इट बाय द एक्टर, यानी कि कोई भी एक्शन अगर उसमें जो एक्शन कर रहा है एक्टर है उसने अगर कोई मीनिंग अटैच करके या कोई मोटिव अटैच करके उस एक्शन को नहीं किया है, उसका उस एक्शन को करने का अगर कोई मोटिव नहीं है तो वो सोशल एक्शन नहीं है, वो आएगा बिहेवियर में। यानी जो हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, जो हमारे रूटीन की एक्टिविटी हैं जिनके बारे में हम सोचते नहीं है बस करते हैं, जैसे कि कुछ भी समझ लीजिए आपकी खाना खाना है ना, तो ये सोशल एक्शन नहीं है, ये बिहेवियर में आएगा। और सोशल एक्शन वो एक्शन है जिसमें जो एक्टर है उसने कुछ मीनिंग या मोटिव अटैच किया हो, उस एक्शन को करने के पीछे उसका कुछ मीनिंग हो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो एक्शन किसी और की तरफ ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि किसी और इंसान को सोच के या कोई पर्पस सोच के उसने किया होगा ना। तो ये है सोशल एक्शन। तो इसमें जैसे एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए दो बंदे हैं साइकिल चला रहे हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब जाहिर है कि उन्होंने एक्सीडेंट सोच समझ के तो नहीं किया, हो गया वो। तो जो एक्सीडेंट हुआ है, रैंडम एक्सीडेंट, वो सोशल एक्शन नहीं है। उस एक्सीडेंट के बाद में जो कॉन्वर्जेशन होगी या फिर जो भी होगा वो सोशल एक्शन है ना। तो एक्सीडेंट सोशल एक्शन नहीं था, ये हो गया अचानक से। वैसे ही जैसे हम इमिडिएटिव एक्शन करते हैं, किसी की नकल करना, या फिर मास एक्शन जैसे कि किसी मोब जो काम करती है या फिर किसी टेंपल में गए और प्रेयर कर रहे हैं, तो वो मास एक्शंस जो है वो सोशल एक्शन नहीं आते वेबर के हिसाब से। ऑफ कोर्स इस चीज़ को कई थिंकर्स ने बोला कि जो मास एक्शंस है या फिर जो प्रेयर करते हैं हम, वो सोशल एक्शन होती है, क्योंकि हम सोचते हैं भगवान को प्रेयर करते हैं तो कुछ सोच के करते हैं, पर वेबर के हिसाब से नहीं है वो सोशल एक्शन। तो अब ये सवाल आता है कि हमने देख लिया कि सोशियोलॉजी क्या है, सोशल एक्शन क्या है। तो नेक्स्ट सवाल है कि जो वेबर ने बोला है कि इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग करनी है सोशियोलॉजिस्ट को सोशल एक्शन की। तो यही सवाल है कि जो मीनिंग अटैच किया है, जो मोटिव था एक्टर का, वो हम कैसे समझ सकते हैं। सो हाउ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग अटैच्ड बाय एक्टर टू सोशल एक्शन। तो इसका आंसर वेबर ने बोला कि वर्स्टेहन। तो वर्स्टेहन क्या है ये देखते हैं। वर्स्टेहन एक जर्मन वर्ड है और इसका मीनिंग है कि इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग। तो ये इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे। तो वेबर ने बोला कि सबसे पहले तो जो जैसी जिस सिचुएशन ने एक्टर ने कोई एक्शन किया है उस सिचुएशन को हम रिक्रिएट करेंगे, है ना। और फिर उस सिचुएशन को रिक्रिएट करने के बाद एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे जैसी वो
उस एक्टर के टाइम पे थी, यानी कौन सी चीज़ें किधर क्या थी, कौन कौन इन्वॉल्व था, तो वो सब ध्यान में रखते हुए फिर जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने आप को एक्टर की जगह उस सिचुएशन में रख के सोचेगा कि ये एक्शन क्यों किया था या इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है। तो इन्वेस्टिगेटर अपने आप को एक्टर की जगह रख के समझेगा उसको, और फिर या फिर उस एक्टर से कॉन्वर्जेशन भी कर सकते हैं कि आपने ये क्यों किया, वो भी हो सकता है, डायरेक्टली पूछ भी सकते हो आप। तो ये है वर्स्टेहेन या इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग। वेबर की जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है उसकी उनकी मेथडोलॉजी में, वो है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच या कोजल प्लूरलिज्म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वेबर ने बोला था कि किसी एक एक्शन के या फिर किसी एक इफ़ेक्ट के लिए कई सारे कोज जिम्मेदार होते हैं, है ना, कि किसी एक कोज की वजह से वो इफ़ेक्ट नहीं होता या फिर किसी एक्शन के पीछे। तो जैसे उन्होंने बोला था कि कैपिटलिज्म राइज करने में या कैपिटलिज्म को इमर्ज होने में कुछ चीज़ें थी जो ज़रूरी थी। तो जैसे थी कि लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी और प्रोटेस्टेंट जो रिलीजन था उसकी जो एथिक्स थी कि वही क्यों कैपिटलिज्म यूके में ही क्यों हुआ। तो उसके पीछे उन्होंने बोला कि मल्टीपल रीजंस होते हैं किसी एक्शन के होने के। तो उन्होंने रिजेक्ट किया था मोनोकोजल एक्सप्लेनेशन, यानी मोनोकोजल का मतलब है कि किसी एक एक्शन के पीछे एक ही कारण होता है होने के लिए। तो उन्होंने मल्टीपल रीजंस या फिर कोजेस बताए थे किसी एक घटना के होने के लिए। नेक्स्ट है आइडियल टाइप की थ्योरी। मैक्स वेबर ने बोला था कि जो रिसर्चर्स हैं या सोशियोलॉजिस्ट हैं उनको आइडियल टाइप्स क्रिएट करने चाहिए किसी भी फिनोमेना को समझने के लिए या किसी सोशल एक्शन को समझने के लिए। तो ये आइडियल टाइप क्या है? तो वेबर ने बोला कि ये एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है और रेशनल ब्लूप्रिंट है। ये इसका क्या मतलब है कि मेंटल कंस्ट्रक्ट है या रेशनल ब्लूप्रिंट है? तो इसका मतलब है कि जो आइडियल टाइप है उसमें सिर्फ जो रेशनल एलिमेंट्स हैं उनको जोड़ेंगे हम, तब वो आइडियल टाइप बनेगा। तो आइडियल टाइप नाइदर एवरेज टाइप नोर ए सिंपल डिस्क्रिप्शन। तो आइडियल टाइप न तो उस टाइप के जो एक्शंस हो रहे हैं बहुत सारे उनका एवरेज टाइप भी नहीं है और ना ही उनका सिंपल डिस्क्रिप्शन है। तो ये है कि इसमें जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी का अगर आइडियल टाइप डेवलप करना है तो उसमें क्या होगा? तो वेबर ने बोला कि इट इज़ नॉट व्हाट ए ब्यूरोक्रेसी इज़, यानी अभी के टाइम में ब्यूरोक्रेसी कैसी है या क्या है उसकी सिचुएशन, वो आइडियल टाइप नहीं है। और नाइदर इट इज़ नॉट व्हाट ए ब्यूरोक्रेसी इज़ एंड नोर व्हाट इट शुड बी, यानी ना तो ये आइडियल टाइप में ये होगा कि ये आज के टाइम में क्या है, कैसी है ब्यूरोक्रेसी, और न ही ये होगा कि ये कैसी होनी चाहिए। जबकि इसका जो आइडियल टाइप होगा उसमें ये होगा कि व्हाट इट माइट बी इफ इट वर एंटायरली रेशनल। तो आइडियल टाइप वो है जब हम ये देखेंगे कि अगर ये पूरी तरह रेशनल होती ब्यूरोक्रेसी तब ये कैसी होती, वो होगा आइडियल टाइप। तो जो आइडियल टाइप होता है इसमें ये एक तरह से जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे या जब बाद में जो इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे रिसर्चर, उनके लिए मेजरिंग रोड की तरह या एक बेस की तरह काम करेगा। और आइडियल टाइप ना ही ज़्यादा जनरल होना चाहिए ना ही ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए। वेबर ने सोशल एक्शन के 4 टाइप के आइडियल टाइप डेवलप किए थे। तो वो हैं, एक तो है ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। तो ट्रेडिशनल सोशल एक्शन कौन से होते हैं? तो एग्जांपल है कि जो हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, तो वो होते हैं ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। और इनका बेस क्या होता है कि हमारा जो बिलीफ है, हमारे पुरानी चीज़ों में या ट्रेडिशंस में जो बिलीफ है हमारा, वो इसका बेस होता है, रिलीजियस किसी भी रिचुअल्स प्रैक्टिस का। नेक्स्ट टाइप है अफेक्टिव सोशल एक्शन। ये कोई भी एक्टर तब करता है जब वो
इमोशनली यानी कि किसी एक्सट्रीम इमोशन पे होता है। तो जैसे किसी को आपने थप्पड़ मारा, तो वो आप गुस्से में थे इसलिए थप्पड़ मारा आपने, तो वो हो गया आपका कि आप एंगर वाला इमोशन था आपका, तो आपने वो एक्ट किया। नेक्स्ट है कि रेशनल सोशल एक्शन। रेशनल सोशल एक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया वेबर ने। एक है ज्वेक रेशनल, दूसरा है वर्ड रेशनल। वर्ड रेशनल क्या है? उन्होंने बोला कि जो किसी एक्शन को हम उसके करने का पर्पस हमारा, या फिर है ना, पर्पस हमारा हो सकता है वैल्यू से इन्फ्लुएंस हो, पर उसको हम करते हैं, या फिर उसको जो उसका जो एंड है उसको अचीव करने के लिए हम रेशनल चीज़ें यूज़ करते हैं, और हमारा एंड भी रेशनल होता है, पर उसको डिराइव करने की जो बेसिक चीज़ है वो वैल्यूज़ होती है हमारी सोसाइटी की। जैसे कि सोल्जर बॉर्डर पे जाते हैं, क्यों जाते हैं? एक तो एंड तो ये है कि कंट्री की सुरक्षा के लिए, पर एक ये भी तो है सोसाइटी में कि उनको एक तरह से हीरो माना जाता है और वो सब चीज़ें। तो ये हुआ वर्ड रेशनल। दूसरा है ज्वेक रेशनल। उसमें मीन गोल सब रेशनल चीज़ें होती है। जैसे साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च आप किसी वैल्यू से ड्रीवन नहीं कर सकते। इसमें प्रोसेस भी साइंटिफिक होगी, रेशनल होगी, इसका एंड भी साइंटिफिक होगा, सब कुछ रेशनल होगा इसमें। तो ये है ज्वेक रेशनल। नेक्स्ट है थ्योरी वेबर की ऑथोरिटी पे। तो ऑथोरिटी क्या होती है? सबसे पहला सवाल, ऑथोरिटी मतलब कि जो लेजिटिमेट पावर, या फिर सिंपल समझने के लिए बोल सकते हैं कि लीगल पावर, जो पावर किसी के पास लीगली हो, है ना। तो जैसे गवर्नमेंट के पास अगर किसी एक्ट बना के उसको गवर्नमेंट को वो पावर मिली है स्पेसिफिक, तो वो होती है लेजिटिमेट पावर। तो अथॉरिटी का अपोजिट होता है कोअर्शन। कोअर्शन में लीगल पावर नहीं होती, या फिर उस एक्शन को करने के लिए किसी अथॉरिटी के पास यानी कोई एक्ट या उससे पावर नहीं मिली होती, बस वो ज़बरदस्ती उस एक्ट को करते हैं। तो ज़बरदस्ती जब पावर एक्सरसाइज की जाती है तो वो होती है कोअर्शन, और जब लीगली अप्रूव की गई पावर यूज़ होती है तो वो होता है अथॉरिटी। तो अथॉरिटी मतलब लेजिटिमेट पावर। अब आता है कि पावर क्या होती है। वेबर ने बोला कि पावर है chance of a man to realize their own will in a communal action even against the resistance of those who are participating in the communal action। कम्युनल एक्शन का मतलब यहाँ रिलीजन वाला कम्युनल नहीं है, कम्युनल मतलब कलेक्टिव एक्शन। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी कोई कलेक्टिव एक्शन हो रहा हो, उसमें कुछ लोगों के पास ये पावर होती है कि वो को दूसरे लोगों की इच्छा के अगेंस्ट उस काम को करते हैं। अगेंस्ट ऐसा नहीं है कि मतलब किसी की मार पीट करके, वैसे नहीं, पर उनके पास लीगली वो पावर होती है ये सब करने के लिए। नहीं, पावर पावर में मतलब सिर्फ सिंपल पावर का देखें तो वो लीगली और इलीगली दोनों तरह से करवाया जा सकता है, पर अथॉरिटी के केस में ये हो जाएगा कि लीगली उनके पास पावर होती है किसी दूसरे लोगों की जो सेम एक्ट में शामिल है उनके अगेंस्ट डिसीज़न लेना। जबकि कोएर्सन में हो जाएगा कि जो लोग शामिल हैं उनके अगेंस्ट आप डिसीजन ले रहे हो, पर वो लीगली नहीं ले रहे, आप धमका के डरा के उस तरह से लेंगे। तो ये है पावर और लेजिटिमेट पावर। वेबर ने बोला कि जो लेजिटिमेसी आती है पावर की, उसके तीन सोर्स हैं। एक होता है ट्रेडिशन, दूसरा है रेशनलिटी एक सोर्स होता है, और तीसरा है अफेक्टिव या कैरिस्मा। तो इसका क्या मतलब है वो समझते हैं हम। तो वेबर ने तीन आइडियल टाइप बताए अथॉरिटी के। तो पहला ही है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल का मतलब यही है कि जो पुरानी परंपराएं चली आ रही है उनके हिसाब से किसी ग्रुप को या लोगों को कुछ अथॉरिटी मिली होती है। तो जैसे ब्राह्मिन्स हैं हमारे कास्ट सिस्टम में, उनके पास कुछ पावर्स हैं, अथॉरिटी है कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने की या फिर वो सब, तो वो होता है ट्रेडिशनल पावर। या फिर किसी मोनार्की जो होती है, जैसे जहाँ राजा और वो सब सिस्टम चलता है, वहाँ वो ट्रेडिशन के बेस पे वो सब चलता है। तो ये होता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी।
नेक्स्ट है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी का बेस होता है कि इंडिविजुअल की जो क्वालिटीज़ हैं, इंडिविजुअल की क्वालिटीज़ अट्रैक्ट करती है लोगों को और उसी के बेस पे उसके पास अथॉरिटी आती है। जैसे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के पास जो पावर थी वो उनकी खुद की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लोगों ने उनको वो पावर दी। तो ये जो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी होती है वो इस पे ज़्यादा डिपेंड करती है कि लोग उस लीडर को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, है ना। इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करती है, पर ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि जो फॉलोवर है उनके, वो उनको किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, कितनी पावर देना चाह रहे हैं ना। तो ये है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। और कैरिस्मेटिक अथॉरिटी जब होती है तो रिवॉल्यूशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी जो होती है उसमें कोई फॉर्मल रूल नहीं होता, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं होता, ये बस उस इंडिविजुअल के अराउंड ही सर्कुलेट होता है सब कुछ। और थर्ड, लीगल रेशनल अथॉरिटी आती है। लीगल रेशनल अथॉरिटी यही है कि जो रेशनल सोशल एक्शन है उस पर बेस्ड होती है। और लीगल रेशनल अथॉरिटी का बढ़िया एग्जांपल है ब्यूरोक्रेसी। और वेबर ने बोला कि ब्यूरोक्रेसी इज़ प्योरेस्ट टाइप ऑफ एक्सरसाइज ऑफ लीगल अथॉरिटी। तो जो लीगल रेशनल अथॉरिटी है उसका जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो है ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी क्या है वेबर ने बताया। सबसे पहले तो यही कि एक लीगल रेशनल अथॉरिटी का टाइप है। वेबर ने बोला कि ब्यूरोक्रेसी सबसे एफिशिएंट मशीनरी है और सबसे रेशनल स्ट्रक्चर है। इसमें रिटन रूल्स होते हैं, रिटन लीगल रूल्स। यानी रिटन लीगल रूल का मतलब है कि उसमें कुछ पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, उस एक्ट के अंडर एग्जीक्यूटिव ने कुछ रूल्स बनाए, है ना। डिपार्टमेंट बेस पे रूल बनते हैं वो सब। हायरार्की होती है ऑफिशियल्स की, यानी कुछ ऑफिसर्स सबसे ऊपर होता है, फिर उसके नीचे कुछ ऑफिसर्स होते हैं, फिर उसके नीचे ऐसे एक सीढ़ी बनी होती है कि कुछ ऊपर है उसके अंडर में, फिर उसके अंडर में, उसके अंडर में। और यह है कि जो स्टाफ होता है उसको ट्रेनिंग मिलती है उस चीज़ काम करने के लिए। और जो स्टाफ है वो परमानेंट भी होता है और उसको वेज पे की जाती है, तो वो अनपेड नहीं होता, पेड होता है। वेबर ने बोला था कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो सोर्स ऑफ एलियनेशन है। क्यों? क्योंकि वेबर ने बोला कि अगर ज़्यादा ही रेशनल हो जाएंगे तो वो इंडिविजुअल जो है उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी, उसके इमोशंस ख़त्म हो जाएंगे, तो वो खुद से ही एलियनेट हो जाएगा। तो वेबर ने जो ब्यूरोक्रेसी है इसे आयरन केज ऑफ रेशनैलिटी बोला था। फिर आता है रिलीजन एंड कैपिटलिज्म की थ्योरी। तो वेबर ने बोला था कि जो कैपिटलिज्म है वो सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों एमर्ज हुआ था, उसका रीज़न बताया था। वेबर ने बोला कि जो कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, वो तो दुनिया में और भी जगह थी, रिसोर्सेज सब कुछ था, पर सिर्फ यूके में या फिर इंग्लैंड के आसपास वाले रीजन में क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो रिलीजन था लोगों का वो था प्रोटेस्टेंट। और प्रोटेस्टेंट रिलीजन में लोगों के जो कुछ परंपराएं या कुछ विचार होते हैं, उनकी कुछ एथिकल वैल्यूज़ होती हैं, वो ऐसी थी कि उन्होंने लोगों को इस तरह से मोटिवेट किया कि वहाँ कैपिटलिज्म एमर्ज हुआ। तो वेबर ने ये नहीं कहा कि सिर्फ रिलीजन की वजह से कैपिटलिज्म आया, उन्होंने बोला कि और भी चीज़ें ज़रूरी थी। वो तो सब जगह थी, बहुत सारी जगहें थी जहाँ पे कैपिटल, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज थे, कोल, आयरन, सब कुछ था। पर वहाँ यूके या फिर इंग्लैंड में इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ के रिलीजन में कुछ ऐसी वैल्यूज़ थी कि उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया उस कैपिटलिज्म की तरफ। तो ये था रिलीजन एंड कैपिटलिज्म की थ्योरी वेबर की। तो उनकी कुछ किताबें भी है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1904 में लिखी है। रिलीजन ऑफ चाइना, रिलीजन ऑफ इंडिया, एंशियंट जुदाइज्म, इन सब को भी वेबर ने स्टडी किया था।